इसकी गाड़ी रवाना होने के बाद मैं जैली खिड़की बंद कर ही रहा था कि दाहिनी तरफ से आती हुई एक दराज कामत खूबसूरत और खुशपोश लड़की ने बेताबी से फिजा में हाथ लहराकर मुझे रुकने का इशारा किया और अपनी रफ्तार बढ़ा दी। उसके हाथ में एक फोल्डर भी दबा हुआ था। अपनी मखसूस सरगर्मियों की वजह से हमारी शनासाई का हल्का बहुत महदूद होकर रह गया था। घर पर आने जाने वालों में अव्वल खान और जलाल के सिवा तीसरा कोई नाम नहीं था। मैंने अपने जहन पर खासा जोर दिया, लेकिन इस लड़की के बारे में मुझे कुछ याद नहीं आ सका कि मैंने पहले कभी इसे देखा होगा। वो मेरे लिए सरासर अजनबी थी, मगर उसके अंदाज से जाहिर हो रहा था कि वो मुझसे मिलने के लिए आ रही थी। इस वक्त मैं अपने घर के दरवाजे पर न खड़ा हुआ होता तो पूरे खलूस से इस नई मुलाकाती को खुशामदीद कहता, मगर इस वक्त हालात मुख्तलिफ थे। सर, मैं कंज्यूमर सर्विसेज से आई हूँ। अगर आपको जहमत ना हो तो मैं अपने सर्वे के सिलसिले में आपसे चंद सवालात करना चाहूँगी। उसने अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट बखेरते हुए नहायत तहजीब से इल्तिजा की। हम इस इलाके में मुंतखब घरों से राब्ता कर रहे हैं। उसका अंदाज इतना नर्म और मुल्तजियाना था कि मैं इनकार नहीं कर सका। मैं तुम्हें चंद मिनट दे सकता हूँ, क्या पूछना चाहती हो? उसने अपने बाएं हाथ में दबा हुआ फोल्डर खोला। इसमें कंज्यूमर सर्विसेज के सादा और भरे हुए फार्मों की खासी तादाद मौजूद थी। इसने फोल्डर में से एक सादा फार्म निकाला, उसे फोल्डर की सख्त जिल्द पर रखकर बालपेन संभाला और पूछा, आपके घर में किस ब्रांड की चाय की पत्ती इस्तेमाल होती है? मैं चकरा गया। वो खालिस खानादारी का मामला था जिसमें मैं बिल्कुल कोरा था। मैंने कहा, बीबी, जो सवाल तुम मुझसे पूछ रही हो वो किसी और से पूछना चाहिए। सर, अगर आपकी मिसेज मुझे चंद मिनट दे सकें। उसने शाइस्तगी से इल्तिजा की। मुझे बस आखिरी 1-2 फार्म मुकम्मल करने हैं, अंधेरा भी फैल चला है। तुम अकेली ये सर्वे करती फिर रही हो या तुम्हारे साथ कोई और भी है? मैंने उसे इश्तबाह अमेज नजरों से घूरते हुए पूछा। सर, हम 2 लड़कियां घर घर सर्वे कर रही हैं। ड्राइवर हमारे साथ है, गाड़ी कोने पर खड़ी हुई है। उसने गली के सिरे की तरफ इशारा करते हुए बताया। मैं हर नई चीज या बात के जाहिर पर एतबार करने का आदी नहीं रहा था। मैं चौखट से 2 कदम बाहर निकला तो मुझे लड़की की बताई हुई समत में सुर्ख रंग की पिकअप खड़ी हुई नजर आ गई। मैंने एक मरतबा फिर लड़की को तेज नजरों से घूरा और वो मस्कीन अंदाज में मुस्कुराने लगी। मुझे उस पर तरस आ गया। वो पढ़ी लिखी और मुहज्जब लड़की थी। गर्दिश रोजगार ने उसे ना जाने कैसे इस मुलाजमत के राह पर धकेल दिया था जहां सुबह से शाम ढले तक वो घर घर धक्के खाती फिर रही थी। मैं इनकार कर देता तो शायद उसका दिल टूट जाता, उसे कोई और दरवाजा खटखटाना पड़ता। वहां भी मुझ जैसा कोई शक्की मिजाज शख्स रुखाई से उसे टाल देता तो उसे तीसरे दर पर जाना होता। वो इसके साथ ज्यादती हो जाती। अंदर वीरा मौजूद थी। वो चंद मिनटों में उसे खूबसूरती से निपटा सकती थी। अंदर आकर 2 मिनट के लिए खातून से मिल लो। मैंने उसे अंदर आने का रास्ता दे दिया। वो ममनूनियत से लबरेज लहजे में मेरा शुक्रिया अदा करती हुई मेरे पीछे पीछे अंदर आ गई। वीरा के कान बहुत तेज थे। उसने मेरे कदमों की चाप के साथ निस्वानी सैंडलों की हल्की खटखट भी सुन ली थी। हम दोनों राहदारी में दाखिल हुए तो वीरा सामने से चली आ रही थी। ये किसको घर में लिए चले आ रहे हो? मेरे साथ एक बनी संवरी और खूबसूरत लड़की को देखकर वीरा की भवें तन गई। बेचारी सर्वे के लिए घर घर मारी मारी फिर रही है। चंद सवालों के जवाब देकर इसकी मुश्किल आसान कर दो। ये कोई वक्त है सर्वे का? वीरा ने मुझसे तेज आवाज में बात करके अपनी बरहमी का इजहार किया। फिर जारहाना अंदाज में मुझसे आगे निकलकर अमलन लड़की का रास्ता रोक कर खड़ी हो गई और लड़की को लेक्चर देना शुरू कर दिया। देखो, तुम जवान और खूबसूरत हो। 2 पैसे की नौकरी के चक्कर में तुम रात के अंधेरे में घूम रही हो। ये तो शरीफ आदमी है। इनकी जगह कोई और आवारा मर्द होता तो तुम्हें अंदर लाकर दरवाजा बंद करता और 5 मिनट में तुमको बेआबरू कर डालता। इस वक्त तुम्हारा घरों के अंदर जाना मुनासिब नहीं है। शुक्रिया मैडम, आइंदा मैं मोहतात रहूंगी। लड़की रूहान सी आवाज में बोली। उसके चेहरे से खुशदिली और मुस्कुराहट काफूर हो चुकी थी। कोई सर्वे फार्म लाई हो या जुबानी कलामी मालूमात जमा करोगी? वीरा का लहजा बदस्तूर उखड़ा उखड़ा सा था। लड़की ने सहम कर फोल्डर से निकाला हुआ सादा फार्म वीरा की तरफ बढ़ा दिया। मैं ड्राइंग रूम की तरफ जाते जाते रुक गया था। वीरा का मूड बिगड़ा हुआ था। कुछ भाई नहीं था कि वो लड़की की किसी बात पर बिगड़ कर उसे धक्के देकर घर से निकाल देती। ऐसे किसी सानियों को टालने के लिए मेरी मौजूदगी जरूरी हो गई थी। वीरा ने फार्म लेकर उस पर सरसरी नजरें दौड़ाई, फार्म को दीवार पर रखा और लड़की फार्म भरने में मसरूफ हो गई। मुझे तजस्सुस हुआ और मैं फार्म के इंदराजात पढ़ने के लिए खामोशी से वीरा के पीछे पहुंच गया। नीली स्याही से मतबुआ इस फार्म पर कंज्यूमर सर्विसेज का नाम चली हरूफ में छपा हुआ था। वीरन चाय के ब्रांड के खाने में एक मशहूर नाम लिखा था। इसके बाद इसकी ज़हनी रो बहक गई। चाय के इस्तेमाल की माहाना मिकदार 10 टन, घर में चाय पीने वाले अफराद की तादाद 50 और ना पीने वाले अफराद की तादाद भी 50 ही लिखी गई थी। उसने ध्यान दिए बगैर कई खानों में अजीबो गरीब निशानात लगाए। नीचे नाम की जगह नामालूम लिखकर वह फार्म लड़की को लौटा दिया। फार्म पर नजर डालते ही उस लड़की की आंखें फटी की फटी रह गईं। मैडम, क्या आपने 10 टन की मिकदार लिखी है? हाँ, वीरा ने पाड़ खाने वाले अंदाज में जवाब दिया। क्या तुम इतना भी नहीं पढ़ सकी?
जी, और ये चाय पीने वालों की तादाद शायद 5 है, लड़की ने बौखला कर पूछा। तुम बिल्कुल जाहिल मालूम होती हो, वीरा तेज आवाज में गुर्राई। ये मेरा घर है, मैं जानती हूँ कि यहाँ 5 नहीं 50 आदमी चाय पीती हैं। फार्म संभालो और यहाँ से दफा हो जाओ। बाहर निकलने के बाद इस पर जो चाहो लिख लेना, गेट आउट। वीरा के नादरशाही इरशादात सुनकर वो लड़की बस लम्हा भर के लिए चुटकी थी। वीरा की जुबान से आखिरी फरमान सुनकर उसने वापसी के लिए तकरीबन दौड़ लगाई और गिरती पड़ती बाहर निकल गई। जाओ, अब जैली खिड़की को अच्छी तरह बंद करके आओ। वीरा बुरा सा मुंह बनाकर मुझसे बोली। पता नहीं खूबसूरत लड़कियों को देखकर हर मर्द रेशा खत्मी क्यों हो जाता है। ठहर जाओ, मैं जा रहा हूँ। मैं सर झुकाए दरवाजे की तरफ बढ़ गया। वीरा की ऊंची आवाज सुनकर मैं भी उस लड़की के बारे में सोचने पर मजबूर हो गया था। इस वक्त तुमने नहायत चाहिलाना सलूक का मुजाहरा किया है। मैंने वापस आकर ड्राइंग रूम की तरफ जाते हुए तलखी से कहा, मैं इसे अपनी ख्वाबगाह में नहीं ले जा रहा था, तुम्हारे पास ला रहा था। मगर क्यों? वीरा ने आंखें निकाल कर सवाल किया। तुम तो बहुत ज़हीन और नजर शनास आदमी हो। इस 2 टके की लड़की के सामने तुम्हारी जहानत कहाँ चली गई थी? तुमको नहीं मालूम कि आजकल हम सब किन खतरात में घिरे हुए हैं? दोपहर में अव्वल खान पर हमला हो चुका है और तुम एक अजनबी लड़की को घर में घुसाए ला रहे हो, सिर्फ इसलिए कि वो जवान और खूबसूरत थी, बन ठन कर आई थी। वो हालात की सताई हुई एक तालीम याफ्ता लड़की थी, बिला वजह उसकी तजलील कर रही हो। मैंने एहतजाज किया। लोग ऐसी ही मजबूर लड़कियों को खरीदते हैं। मैडम फरजाना क्या इससे मुख्तलिफ थी? खालिद उसे कितने में खरीदा था? तुम्हारे दुश्मन शहर के हर कोने में तुम्हारी बूझ सूंघते फिर रहे हैं। मुझे और तुमको बचाने के लिए सबने अपनी जान की बाजियां लगाई हुई, और तुम। वीरा ने मुझे तजव्जुब में डाल दिया था। मैंने अपनी खिफत को कम करने के लिए खामोशी से सिगरेट सुलगाई। उसका गहरा कश लेकर धुआं फिजा में बखेरा, फिर उससे पूछा, लड़की पर तुम्हें शुबा क्यों हो रहा है? घरेलू सर्वे दिन के उजाले में किया जाता है। जिस सर्वे का कोई वक्त नहीं था, वो मुश्तबा ना होती फिर भी एक अजनबी लड़की को घर में लाने की जरूरत नहीं थी। मैं शर्त लगाती हूँ कि वो इस गली के किसी और घर में नहीं गई होगी। वो ताक कर यहाँ आई थी। तुम इत्तिफाक से फाटक पर ना होते तो वो घंटी बजाकर अंदर आती। वो घर का जायजा लेने आई थी। वो पहला मौका था कि वीरा मेरे साथ घर में तनहा थी और इसके जहन पर रोमान परवरित जरासीम का हमला नहीं हुआ था। किसी किस्म की जज्बाती गुफ्तगू करने के बजाय वो लड़की के मामले में मुझसे उलझ रही थी। तुम बिला वजह लड़की की तरफ से बदगुमान हो रही हो। असूली तौर पर तुम्हारी बात दुरुस्त है, मुझे उसको अंदर नहीं लाना चाहिए था। एहतियात हर हाल में बेहतर होती है। मैंने उसकी नाखुशगवार बहस को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा नरमी से कहा, मुझे इस पर तरस खाने की ज़रूरत नहीं थी। मेरे सामने तुम ऐसी बौखलाहटों और गलतियों का मुजाहरा नहीं करते। इस लड़की में तुम्हें ऐसी क्या बातें नजर आईं कि तुम पिघल गए? फिर वही लड़की लड़की लड़की। मैं कह रहा हूं कि अब यह बहस खत्म करो, मैंने झल्ला कर कहा। वीरा ने अपनी जगह छोड़ दी और दोहरे सोफे पर मेरे करीब आकर बैठ गई। मैं बज़ाहिर छत की तरफ मुतवज्जा था, लेकिन कनखियों से मुझे नजर आ रहा था कि वो गहरी पुरसोच नजरों से मुसलसल मेरी तरफ देखी जा रही थी। मैंने दिल ही दिल में बलाओं से तहफ़्फ़ुज़ की दुआ शुरू कर दी। इस पर रवायती जरासीम हमला आवर होते नजर आ रहे थे। अचानक उसने मेरे रुखसार पर चुटकी लेकर कहा, जरा इधर देखो, मेरी तरफ, मेरी आंखों में आंखें डालकर बात करो। तुम इस लड़की की आमद इसलिए गरां गुजरी थी कि उसकी मौजूदगी में तुम ये हरकतें नहीं कर सकती थी। मैंने यकायक उसको घूरना शुरू कर दिया। वीरा ने सख्ती से मेरा बाजू थाम लिया और दबी दबी आवाज में बोली, इस लड़की की ऐसी की तैसी। मैं गजाला के सिवा किसी की परवाह नहीं करती। वो मेरे ऊपर सवार हुई जा रही थी। वीरा ने अपना रिकॉर्ड खराब नहीं किया। गजाला ये सोचकर बाजार के लिए निकली थी कि हमारे साथ जलाल मौजूद था, मगर वो कुछ ज्यादा ही उजलत में था। उसके चले जाने के बाद सर्वेर लड़की की सूरत में गैबी इमदाद आई थी, लेकिन वीरा ने उसे धुतकार कर भगा दिया। उसके साथ धींगा मुश्ती और हाथापाई करते हुए मुझे सख्त दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। मेरी वो मुशक्कत ज्यादा तूल नहीं पकड़ सकी। हमारे दरवाजे पर गाड़ी के इंजन की आवाज सुनाई दी और वीरा ने जोर आजमाई तर करके फौरी तौर पर अपनी जगह संभाली। चंद सानियों बाद सुल्तान शाह सामान के थैलों से लदा फदा अंदर आ गया। गजाला के हाथ में भी चंद थैले झूल रहे थे। उसे अंदर आने के लिए चाबी इस्तेमाल की थी। इब्तिदा में वीरा ने सर्वे के लिए आने वाली लड़की के बारे में जो बातें कहीं, मैंने उन्हें संजीदगी से लिया था और अपनी कोताही पर दिल ही दिल में नदामत महसूस कर रहा था। मगर बाद में वीरा ने जिस तरह नजरबाजी और जिस्मानी जोर आजमाई शुरू की, मुझे यकीन हो गया कि इसने बहाने के तौर पर वो एतराज़ात शुरू किए थे जिनकी कोई बुनियाद नहीं थी। गजाला और सुल्तान शाह के सामने वीरा ने वो जिक्र छेड़ा, न मैंने कोई बात निकाली। मुझे यूं महसूस होने लगा जैसे एक बेसरोपा सी बात अचानक ज़हूर पजीर हुई है और आज खुद रफा हो गई हो। इसके बारे में कुछ सोचना बिल्कुल बेसूद था। वीरा और गजाला मेज़ पर खाना लगाने की तैयारियों में मसरूफ थीं कि अव्वल खान का फ़ोन आ गया। खैरियत है? जख्म के दर्द का क्या हाल है? मैंने उसकी आवाज़ सुनते ही मिजाज पुरसी की। दर्द ठीक ठाक है, मगर एक नया मसला सर उभार रहा है। उसकी आवाज़ पुरतशवीश थी। वो आमतौर पर ऐसे लहजे में बात नहीं करता था।
इस पर मेरा चौंकना लाजमी था। तुम्हें मालूम है कैसे पुरस्कार अंदाज से मुझे उलझन होने लगती है। खुलकर बताओ कि क्या मामला है। मुझे शुबा है कि आज दिन में मेरा ताक़ुब किया गया है। मेरे ऊपर होने वाला फायर भी इसी सिलसिले की कड़ी था। तुमने तो बताया था कि फायर करने के बाद नीली गाड़ी तेजी से आगे निकल गई थी। मैंने हैरत से पूछा। इस वक्त कार की रफ्तार तेज थी। उस वक्त कार की तेज रफ्तारी की वजह से मुझे शुबा हुआ था। मैं कबनुमा आइनों की मौजूदगी के बावजूद ये नहीं समझ सका कि वो बेआवाज फायर किस गाड़ी से किया गया था। रात के अंधेरे में फायर की रोशनी बहुत काफी होती है। दिन का उजाला फायर के शोले को निगल लेता है। ताक़ुब का सिलसिला फायर से पहले से जारी है। मेरा ख्याल है कि इस फायर का मकसद मुझे हलाक करना नहीं था। गोली पीछे से आई और बाहर निकले हुए बाजू को जख्मी करती हुई आगे निकल गई। इनका इरादा मुझे मारने का होता तो वो गाड़ी मेरे बराबर में लाकर फायर करते। निशाना खता होता तो गोली बाजू की हड्डी तोड़कर अंदर तक प्रवस्त हो जाती। ये बिल्कुल सामने की बातें हैं। हैरत है कि हम में से किसी ने इन पर गौर नहीं किया। कौन गौर करता? फीकी सी हंसी के साथ उसकी आवाज आई। मैंने जो कुछ बताया तुम लोगों ने उस पर मिन्नो अन यकीन कर लिया। मेरी तरफ से जरा भी शुबे का इजहार किया जाता तो सब सर जोड़कर बाल की खाल निकालने में मसरूफ हो जाते। वीरा बहुत तजर्बाकार बनती है। जख्म देकर उसे फायर की समत का अंदाजा कर लेना चाहिए था। तुम्हें सारी तिबी इमदाद उसी ने फराम की थी। पीछे से गोली विंडशील्ड तोड़ती हुई आती तो उसे कातलाना हमला समझा जा सकता था। बाहर से गुजरने वाली गोली तो कुछ और ही कहानी सुना रही थी। तुमने सही नतीजा अखज किया है। वो तुम्हें जख्मी क्यों करना चाह रहे थे? ये सब मेरे अंदाजे हैं, उसने मुदाफाना लहजे में जवाब दिया। शायद देर से मेरा पीछा किया जा रहा था और मैं शहर की सड़कें नापता फिर रहा था। उन्होंने मुझे खौफजदा करने के लिए वो बेखता गोली चला दी जिसका मकसद मुझे मामूली जख्म लगाना था। जख्म खाते ही मैं करीब तरीन ठिकाने की तरफ हो लिया। वो यही चाहते थे। उन्होंने मेरा ताक़ुब करके तुम्हारा घर देख लिया। नहीं, यह नहीं हो सकता, मैंने बेअतबारी से कहा। जख्मी होने के बाद तुम आगा खान या लियाकत नेशनल अस्पताल जा सकते थे। ये जरूरी तो नहीं था कि तुम हमारे या अपने घर जाते। यानी मैं कह रहा हूं ना कि ये मेरा नजरिया है जो गलत भी हो सकता है। तुम्हारे जहन में अचानक ही यह नजरिया क्यों उभर आया? मैंने तशवीश से पूछा। कुछ देर पहले दिल्ली से एक खबर मिली है। वहां अफवाहें हैं कि दिल्ली में तुम्हारी और वीरा की तूफानी कार्रवाइयों का जवाब देने के लिए भारत से ब्लैक कैट्स के 2 मायानाज कमांडोज पाकिस्तान भेजे गए हैं। वो इतला मिलने के बाद से मैं वाकयात का मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में सोचता रहा हूँ। ब्लैक कैट्स वाले यहाँ मौजूद होते तो आज शाम राह के 2 एजेंट फ्रेयर पार्क में खुदकुशी करने पर मजबूर न हुए होते। ब्लैक कैट्स राह का कमांडो विंग है, मगर वो सबसे अलग रहकर अपने अंदाज में काम करते हैं। हो सकता है कि राह वालों से मिलने में उन्हें अपनी सलामती के लिए खतरा नजर आया हो। उन्होंने यहाँ अपनी किसी न किसी अथॉरिटी से तो रुजू किया होगा। मैंने पूछा। हो सकता है कि ना किया हो। दिल्ली में तुम किसी पाकिस्तानी सफारतकार से मिले थे? खामोशी से वहां गए, अपना काम किया और लौट आए? मैं सोच में पड़ गया। मुझे खामोश पाकर अव्वल खान ने टोका तो मैंने कहा, मैं ये सोच रहा हूं कि दिल्ली से आने वाली खबर में कितनी सदाकत है। अल्फाज पर एहतियात से गौर करो डैनी। यह नाजुक तरीन मामला है। यह खबर नहीं, अफवाह है। ऐसी अफवाहें बेबुनियाद नहीं होती। इनमें कोई ना कोई वजन जरूर होता है। अगर ये अफवाह दुरुस्त है और आज तुम्हारा ताक़ुब भी हुआ है तो समझ लो कि ब्लैक कैट्स ने यहाँ आते ही अपना काम शुरू कर दिया है। हो सकता है कि आज की रात हमारे घर पर हमला हो जाए। मैं अभी इसी इम्कान पर सोच रहा था। मैंने तुम्हें यह बताने के लिए फ़ोन किया है कि मेरा एक स्ट्राइक यूनिट तुम लोगों की हिफाजत के लिए निकल चुका है। 8 बजे एक लड़की सर्वे का बहाना करके हमारे घर का जायजा लेने आ चुकी है। मैंने कड़ियाँ यकजा करने के बाद वो बात भी खोल दी। इस लड़की की आमद और रवानगी की तफसीलात अव्वल खान के लिए हैरान कुन साबित हुई। लड़की की अहमियत सामने आने के बाद मैं खुद ये सोचने पर मजबूर हो गया कि वीरा बहुत बर वक्त बरहम हुई थी। वो इस लड़की की राह न रोकती तो ड्राइंग रूम तक आकर पूरे घर का जायजा ले डालती। उसे यह भी पता चल जाता कि इस वक्त घर में मेरे और वीरा के सिवा कोई मुतनफ़िस मौजूद नहीं था। वीरा ने चाय पीने वालों की तादाद 50 लिखकर हैरान कर देने वाली जहानत का मुजाहिरा किया था। वो इंतहाई गैर मामूली तादाद सर्वे कराने वालों को ये बावर कराने के लिए काफ़ी थी कि अहले खाना ने लड़की की असलियत भांप ली थी और इसे होशरुबा आदादो शुमार देकर ड्योड़ी से भगा दिया था। वो वीरा का कतई गैर इरादी फेल था जो इसके गुस्से की वजह से रुनमा हुआ था, लेकिन बदले हुए वाकयात की रोशनी में वीरा की हर हरकत 100% फिट बैठ रही थी। खराबी बस ये हुई थी कि सर्वे करने वाली औरत जो किसी न किसी के इमा पर हमारे घर आई थी, ये देखने में कामयाब हो गई थी कि इस छत के नीचे एक ऐसी सफेदफाम औरत रह रही थी जो किसी अहले जुबान की तरह उर्दू बोलने पर कादिर थी। हमारे बाखबर दुश्मनों के लिए वो नुक्ता वीरा की मौजूदगी से खुले सबूत से कम नहीं था। अभी तक मैं सिर्फ हैरान था,
अब परेशान भी हो गया हूं। अव्वल खान की आवाज फिक्रमंदी से बोझल थी। मेरे और तुम्हारे तजर्बात शहर में किसी नई कुव्वत की मौजूदगी की निशानदही कर रहे हैं। अब यकीन हो रहा है कि दिल्ली से आने वाली खबर दुरुस्त है। तुम्हारे जाने के बाद जलाल भी आया था, उसने ऐसी कोई बात नहीं की। मैंने उसे बताया उनके अज़राए मुख्तलिफ हैं, ये इतनी अहम खबर है कि ज्यादा देर तक उससे पोशीदा नहीं रह सकेगी। अव्वल खान ने मुझे यकीन दिलाया, बाहर तुम्हारा स्ट्राइक यूनिट जरूर मौजूद होगा, मगर हम घर में महसूर हो जाएंगे। क्यों ना हम भी बाहर निकल कर इनकी आमद का इंतजार करें। घर छोड़कर तुम चारों कहाँ जाओगे? उसने बेताबी से पूछा। हमारी गाड़ी हमारा साथ देगी, इसमें हथियार और मैगजीन डाल लेंगे। ये फैसले मैं तुम्हारी स्वाबदीद पर छोड़ता हूँ। जो फैसला करो मुझे मोबाइल पर इससे आगाह जरूर कर देना। इस वक्त तुम कहाँ मौजूद हो? मैंने पूछा। मैं इसराब की हालत में अपने दफ्तर चला आया। हंगामी हालात दरपेश हों तो मुझे यहाँ ज्यादा सुकून मिलता है। शहर में कहीं कोई और धमाका तो नहीं हुआ? अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं आई। इस शहर ने बहुत दुख उठाए हैं। मेरी दिली दुआ है कि अब यहाँ और खून न बहे। यहाँ रहने वाले खून और लाशों से आजिज आ चुके हैं। हर दर्दमंद पाकिस्तानी की दुआ यही होगी, मगर तुम जानते हो कि इंसानों की सारी दुआएं बारियाब नहीं होती। क्या यह महज इत्तिफाक है कि आज की रात दोहरे खतरात मुंह खोले खड़े हैं? राह के दो आदमी शहर में मोहलक बम लिए घूम रहे हैं और ब्लैक हैट्स तुम्हारी घात में आने वाले हैं। यह मनसूबा बंदी नहीं, सरासर इत्तिफाक है। मैं सर्वे के लिए आने वाली लड़की को घर में ना ले जाता तो शायद यह बात इतनी आगे ना बढ़ती। सर्वे फार्म पर वीरा के लिखे हुए जवाबात को वो खबीस अपने लिए चैलेंज तस्वुर कर सकते हैं। इसके बाद इनका रुकना मुश्किल हो जाएगा। वो लड़की और उसे लाने वाली गाड़ी भी मुश्तबा है। इनकी तलाश शुरू हो जानी चाहिए। लड़की को भूल जाओ, वो मजलूम और हालात की सताई हुई मालूम हो रही थी। नौकरी करने वालों को बस औकात सिरे से इल्म ही नहीं हो पाता कि इनका आजिर इनसे क्या काम ले रहा है। गाड़ी को मैंने दूर से देखा था। शहर में सुर्ख रंग के सैकड़ों सुजुकी पिकअप मौजूद होंगी। तुम किस किस को देखोगे? जब से मेरे जहन में यह नजरिया रासिख हुआ है, मुझे अपने पीछे आने वाली हर गाड़ी पर शुबा हो रहा है कि कहीं वो मेरा पीछा न कर रही हो। एहतियात बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इस वहम को जहन से निकाल दो। मैंने नर्म अल्फाज में उसे मशवरा दिया, वरना मैं हकीकत में कुछ और ही सोच रहा था। अव्वल खान शायद अपनी जिंदगी में पहली बार इस किस्म के किसी गुमनाम हमले की जद में आया था, जिसके नतीजे में उसकी खुद एतमादी मजरूह हुई थी। वो सोच भी नहीं सकता था कि किसी भी दर्जे के मुजरिम उसे यूं राह चलते अपनी गोली का निशाना बनाएंगे और फरार होने में कामयाब हो जाएंगे। उसे दूसरा ज़हनी धचका अपनी सोच से पहुंचा था। वो किसी भी बात के बारे में पुरयकीन नहीं था, लेकिन यह नुक्ता उसके दिमाग में बैठ गया था कि नामालूम हमला आवर उसे जख्मी करके उसके किसी ठिकाने की तरफ हाँकना चाहते थे, ताकि उसका पीछा करके उस ठिकाने का सुराग लगा सकें। वो आगा खान अस्पताल के करीब हमले का शिकार हुआ था। उसके पास बेहतरीन मुतबादल था कि वो भरपूर तिब्बी इमदाद के लिए उस सड़क पर वाक़े दो बड़े अस्पतालों में से किसी एक से रजू करता। यूं हमलावर अपने मकसद में नाकाम हो सकते थे, मगर अव्वल खान ने जख्मी होने के बाद मुतबादल राह इख्तियार करने के बजाय वही कुछ किया जो उसके दुश्मन चाह रहे थे, और वो इन्हें अपने पीछे लगाकर हमारे घर तक ले आया। यह अव्वल खान के वहम है। वो अपने ऊपर होने वाले फायर को जरूरत से ज्यादा अहमियत दे रहा है। पूरा पस मंजर सुनकर गजाला ने अपनी राय दी। मैं तुमसे मुत्तफिक हूँ। वीरा ने गर्मजोशी से उसकी हम नवाई की। अव्वल खान इस बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा है। मनफी बातों पर ज्यादा गौर करने से आदमी मायूसाना सोच का शिकार हो जाता है। मैं इन बातों को ज्यादा अहमियत नहीं दूंगी। शायद मेरा रवैया भी यही होता, लेकिन कुछ देर पहले आने वाली पुरस्कार सर्वेयर अव्वल खान के खदशात को तकवीयत दे रही है। मैंने कहा, वो कौन थी? उसका क्या चक्कर है? तुम दोनों ने हमें इस बारे में कुछ नहीं बताया। सुल्तान शाह बोला, वो एक ड्रामा था। एक फराड लड़की यहाँ आई थी, मैंने उसे दरवाजे से ही भगा दिया। वीरा ने इख्तिसार से जिक्र करके बात को टालना चाहा, लेकिन कामयाब नहीं हो सकी। इन दोनों के इसरार पर उसने वो वाकया दोहरा दिया। वो इतनी समझदार थी कि उसने अपनी सारी तल्ख कलामियां हज़फ कर दी थी। ऐसा कभी नहीं हुआ, गजाला सोचते हुए बोली। दोनों अलग अलग वाकयात हैं। अव्वल खान को इस लड़की की आमद का इल्म नहीं था। यह टाइमिंग खतरे की निशानदही कर रही है। खतरात हो सकते हैं, मगर वो इतने संगीन नहीं होंगे जितने अव्वल खान को नजर आ रहे हैं। वीरा बोली, मेरी राय मुख्तलिफ है। मैं आज की रात इस घर से बाहर बसर करने को तरजीह दूंगा। मैंने धीरे से कहा, अगर दिल्ली से निकलने वाली अफवाहें दुरुस्त हैं तो वहां से सिर्फ 2 आदमी आए हैं। वो कितने ही तेजो तरार हों, मदारी या जादूगर नहीं हो सकते कि यहाँ अपना पटारा खोलते ही हर तरफ अपनी कारगुजारियां दिखानी शुरू कर दें। उन्हें यहाँ जमने और अपने हाथ फैलाने में कुछ न कुछ वक्त लगेगा। अव्वल खान को खबर आज मिली है, जरूरी नहीं कि वो आज ही आए हों। मैंने अपनी बात आगे बढ़ाई। हमारी बेखबरी में वो न जाने कब से यहाँ आए बैठे हैं और खामोशी से अपना काम कर रहे हैं। अफवाहें फौरी तौर पर जन्म नहीं लेती, इसमें वक्त लगता है।